जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर भौतिक राशि एवं उनके मात्रक। ठीक है, बायोलॉजी का जो है बहुत सारे चैप्टर को हम कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, जिनमें रक्त था, मानव रोग था, आपको उसके बाद आपको हो गया जाके पोषण था, कोशिका था। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स के चैप्टर लेकर के यहाँ पर आए हैं भौतिक राशि एवं मात्रक। यह समझिए कि फिजिक्स का जो है ना आपको बेस है, जैसे घर का बेस होता है ना, उसी प्रकार से फिजिक्स का बेस है ये। अगर आप फिजिक्स अच्छे तरीका से अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको जो है भौतिक राशियों के बारे में और उसके मात्रक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हम भौतिक राशि और उसके मात्रक के बारे में अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए भौतिक राशि क्या है। अगर आपसे कोई यह प्रश्न करे कि बताइए भौतिक राशि क्या है, तो देखिए भौतिक राशि का अगर हम परिभाषित करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि वे राशि जिसे मापा जा सकता है। यानी कहने का सेंस है कि आप जिस चीज को अगर माप नहीं सकते हैं उसे आप भौतिक राशि नहीं कह सकते। ठीक है, याद रखिएगा। भौतिक राशि आप उसी को कह सकते हैं जिसको आप फिजिकली जो है माप सकते हैं। ठीक है, यानी मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे आप भौतिक राशि कहेंगे। अब जैसे आपको हम बताते हैं, क्या आप परछाई है उसको क्या आप माप सकते हैं कि परछाई का वजन कितना है? ठीक है, नहीं। लंबाई चौड़ाई में हालांकि उसको माप सकते हैं, लेकिन क्या उसको माप सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार से आप उसको भौतिक राशि नहीं कर सकते। ठीक है, तो भौतिक राशि कहने का सेंस है कि आप उसको कह सकते हैं जिसे आप माप सकते हैं। ठीक है, या चाहे मापने का तरीका किसी भी प्रकार का हो, मापने का मात्रक उसको किसी भी प्रकार का हो, लेकिन अगर उसको मापने का एक निश्चित मात्रक है, मापने का एक निश्चित इकाई है और उसे माप सकते हैं तो उसे हम भौतिक राशि कह सकते हैं। और अगर नहीं माप सकते तो उसे हम भौतिक राशि नहीं कहेंगे। ठीक है, याद रखिए फिजिकल क्वांटिटी। चलिए भौतिक राशि भी उत्पत्ति के आधार पर कहिए या निर्माण के आधार पर, उत्पत्ति कहिए या निर्माण के आधार पर जो है भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक को आधारी राशि कहा जाता है और एक को व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। ठीक है, एक को आधारी राशि कहा जाता है और एक को व्युत्पन्न राशि। इसे आधारी राशि को मूल राशि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आधारी राशि को हम मूल राशि भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको व्युत्पन्न राशि। अब देखिए दोनों में आखिर अंतर क्या है तो समझिए। आधारी राशि जो होता है वो मूल राशि है, यानी कि इसके निर्माण में या कहिए इसके प्रयोग में या कहिए इसका उपयोग में कहीं भी किसी दूसरे मात्रक किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। याद रखिए आधारी राशि वैसा राशि है जिसका उपयोग में किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी ये राशि स्वतंत्र होती है। आधारी राशि स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र आदमी आप किसको कहते हैं? स्वतंत्र व्यक्ति वो होता है जो किसी दूसरा पर आश्रित यानी दूसरा पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आधारी राशि वैसा ही राशि है जो किसी दूसरा राशि पर निर्भर नहीं रहता, यानी ये स्वतंत्र है, आजाद है। इसको उपयोग करने पर या इसको प्रयोग करने पर आप किसी दूसरा राशि की आवश्यकता नहीं लेते, यानी दूसरा राशि का आप मदद नहीं लेते हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशि आजाद नहीं यानी स्वतंत्र या नहीं है, यह जो है आधारी राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, जब भी आप व्युत्पन्न राशि को लिखेंगे या उसका उपयोग आप करेंगे तो उसमें आपको जो है आधारी राशि की आवश्यकता पड़ जाएगी, यानी मूल राशि की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में मूल रूप से यही अंतर है कि आधारी राशि जो है वह स्वतंत्र होती है, व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होती है। यानी कि व्युत्पन्न राशि वे राशि है जिसको उपयोग में जो है आधारी राशि की आवश्यकता पड़ती है, यानी आधारी राशि की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए अब देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आधारी राशि की संख्या कितनी है, तो 7। व्युत्पन्न राशि की संख्या कितनी है सर? तो व्युत्पन्न राशि की कोई निश्चित सीमा नहीं है, व्युत्पन्न राशि कितना भी हो सकता है। ठीक है, आप याद रखिएगा आधारी राशि से क्या आप प्रयोग करके जितना भी आप राशि निकाल सकते हो सब व्युत्पन्न राशि होगा। तो आधारी राशि की संख्या फिक्स है 7, लेकिन व्युत्पन्न राशि की संख्या फिक्स नहीं है। तो आधारी राशि की संख्या 7 है। यह प्रश्न एक बार पूछा गया था, याद रखिएगा कि आधारी राशि की संख्या कितना है। या आधारी राशि को ही हम मूल राशि भी कहते हैं। इसकी संख्या टोटल 7 है। सातों आधारी राशि हम यहाँ पर लिख दिए। देखिए आधारी राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, या इसे हम पदार्थ की परिमाण भी कहेंगे। ठीक है, याद रखिए ये सातों आधारी राशि आपको दम याद रख लेना है उंगली पर। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। देखिए देखने में तो ये सब बहुत छोटा ही प्रश्न लगता है, लॉजिकली लगता है, लेकिन जब यही प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाता है ना तो आपको जो है 1 नंबर गलत करवा देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे मान के चलिए दे दिया जाए, अब बोले जाए बताइए विद्युत धारा कौन सी राशि है? आधारी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि अरे यार ये तो हम सोचे ही नहीं थे कि ये पूछ देगा। तो पूछ देगा, कहीं भी पूछ देगा, कभी भी पूछेगा। तो याद रखिएगा आप ये सातों राशि को याद रखेंगे। ठीक है, अगर इस सातों राशि को छोड़ करके कोई और राशि आता है तो सब चल जाएगा व्युत्पन्न राशि में। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 7 राशि कौन कौन है यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है, आप नोट कर सकते हैं या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए उसके मात्रक क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है,
ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा कहिए या पदार्थ की परिमाण कहिए उसका होता है मोल। ये सब क्या उसका मात्रक। तो आपको ये सातों आधारी राशि उसका मात्रक याद रखना, और मात्रक के साथ साथ संकेत भी आपको याद रखना। संकेत जैसे कि मीटर का आप संकेत के रूप में क्या लिखेंगे, तो एम, किलोग्राम को केजी कहते हैं ना, 5 केजी चावल दे दीजिए, तो केजी क्या है मात्रक है, किलोग्राम को क्या संकेत है केजी। सेकंड का एस, केल्विन का कैपिटल के यानी बड़ी के है, एम्पियर ए, कैंडेला सी डी, और मोल को MOL मोल। ठीक है, तो ये रहे आपको सातों आधारी राशि, उनके मात्रक और उनके संकेत। ये आपको एकदम याद रखना है, बेसिकली है। देखिए ये फिजिक्स का जो चैप्टर है ना, भौतिक राशि और मात्रक, जब आप 9th क्लास से पढ़ते हैं तो 9th क्लास के पहला ही चैप्टर में भौतिक राशि और उनके मात्रक के बारे में अच्छे ढंग से वर्णन किया गया। तो आप समझिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको अच्छे ढंग से याद कर ले, नोट कर ले और समझ लें, आपको इससे कहीं भी कभी भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप हल्के में ना ले। ठीक है, ध्यान रखिए, ये सातों आधारी राशि है, उनके मात्रक है, इनका संकेत है। अब आइए, दो को और जो है संपूरक जो है मात्रक होते हैं, राशि होते हैं, संपूरक कोण कहिए, संपूरक राशि कहिए, जिसमें एक का नाम है समतल कोण, ठीक है, जिसका मात्रक होता है रेडियन। एक होता है समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, और रेडियन को हम संकेत में RAD लिखते हैं। दूसरा होता है घन कोण, ठीक है, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और संकेत स्टेरेडियन का SR होता है। ठीक है, इसे हम प्लेन एंगल और इसे हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं। एक बार याद रखिए, एक बार जो है ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट निकाल करके देखिए, आप ग्रुप डी का क्वेश्चन में, उसमें आपको मिल जाएगा कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। यह प्रश्न पूछा गया था स्टेरेडियन। तो आप हल्के में ना ले, बार बार आपको हम यही समझाते हैं कि जब भी आप हमारा वीडियो देखने के लिए बैठिए, आप जो कॉपी कलम अपने साथ रखें, और जो हम बोलते हैं उसे नोट करें, या जो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिखता है उसको आप नोट करें। ठीक है, आप हल्के में नहीं ले। आइए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, ये हाईलाइट क्वेश्चन है। ये तो बहुत बार जो है जनरल कंपटीशन, ग्रुप डी, रेलवे, बिहार पुलिस जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, पारसेक, पारसेक क्या है, तो दूरी का भी, ये भी दूरी का मात्रक है, लेकिन यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है क्या, पारसेक। देखिए, आप जब सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी, या सूर्य से पृथ्वी, चंद्रमा की दूरी, या पृथ्वी से चंद्रमा या सूर्य की दूरी जब आप मापते हैं, तो आप जो है प्रकाश वर्ष का, कहते हैं ना कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है, या सूर्य जो है पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पारसेक किसका मात्रक, ये भी पूछा गया है, दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। और ये सब दूरी से आप जो है ना 5 फीट या 10 फीट नहीं नाप सकते। ये जो है खगोलीय पिंडों के जो है दूरी, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष और पारसेक का प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष जो है, सॉरी, एक पारसेक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर कितना होता है, गुना कर लीजिएगा। आप जो है 1 पर 15 जीरो बैठा के गुना करके जोड़ लीजिए, कहाँ जाता है, करोड़ में कि अरब में। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये सब छोटा टॉपिक है, लेकिन जब यही प्रश्न आपको जो है बड़े बड़े एग्जाम में पूछ दिया जाता है ना, आप रह जाते हैं ऐसे। बीपीएससी के एग्जाम में 5 क्लास 6 क्लास से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ना कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगा कि अरे यार, हम तो पढ़ के आए थे कि बीपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, हम तो ग्रेजुएशन पास हैं यार, हमको तो हाई लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ये पूछ दिया 6-7 क्लास के, तो आप वहां पर फंस जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब ये सब प्रश्न जो, ये सब मेन है, ये सब बुलेट है, बुलेट क्वेश्चन है, इसको आपको कहीं भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप ये सब को एकदम ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो ये थे। अब देखिए, भौतिक राशि को बांटने के भी 2 तरीका है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में आप निकाल लिए, लेकिन एक होता है उसके परिमाण के, यानी कि उसकी वजन और उसकी दिशा, यानी डायरेक्शन के आधार पर जो है भौतिक राशि को 2 भाग में बांटते हैं। एक को अदिश राशि कहा गया, एक को सदिश राशि कहा गया। अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण का अनुसार भार, सिर्फ वजन हो, दिशा नहीं हो, दिशा डिफाइन उसमें नहीं होती है, तो वैसे राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय। क्या सर इतने हैं? नहीं, और भी है। ठीक है, हम इतना एग्जाम्पल लिखे, ध्यान रखिएगा। सदिश राशि जिसमें परिमाण तो होती है
साथ साथ दिशा भी डिफाइन होती है, यानी दिशा को भी परिभाषित किया जाता है, यानी उसमें दिशा भी होता है। तो जिसमें परिमाण हो वह अदिश राशि, लेकिन जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वह सदिश राशि। कौन कौन है? तो विस्थापन, वेग, बल, त्वरण और भी है बहुत सारे। ठीक है, आगे हम आपको जो है अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में समझाएंगे डिटेल। और इसके जो है आप उम्मीद करते हैं कि आप इससे टॉपिक जो भी प्रश्न है आपको क्लियर हो गया होगा, आपको कोई जो भी डाउट होगा आपको भौतिक राशि उसके मात्रक से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बारी बारी सब समझते हैं कि दूरी क्या है, ठीक है, और विस्थापन क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, बल क्या है, उसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। क्लियर? तो आइए हम अब आगे समझते हैं दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और वृत्तीय गति। ये सब क्या है? देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, सर चाल क्या है, दूरी क्या है। यहाँ तक कि आप मैथ भी बनाते हैं तो आपको चाल दूरी में कंफ्यूजन होता है, चाल क्या है, दूरी क्या है। तो आइए आज हम अच्छे ढंग से समझेंगे कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, वृत्तीय गति ये सब क्या है, इसके मात्रक क्या होते हैं, संकेत क्या होता है, इस सब का मतलब क्या होता है। तो आइए हम अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए पहले आपको हम बोल चुके हैं कि ये जो है फिजिक्स का दम बेसिक है, ठीक है, और बेसिक से आपको रूबरू आज होना है। अब बेसिक जब तक आप नहीं समझेंगे आप इससे रिलेटेड ऊपर बात नहीं समझेंगे। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा, अगला जो वीडियो टॉपिक बनेगा फिजिक्स का, उसमें हम आपको जो बल, कार्य, ऊर्जा और दाब, इन चारों के बारे में अच्छे ढंग से समझाएंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को यह भी कंफ्यूजन है कि बल क्या है, दाब क्या है, कार्य क्या है और ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो आपको हम अच्छे ढंग से अगले वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि दूरी यहाँ पर क्या है। तो दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब देखिए कोई भी वस्तु, या आप ही हैं, आप यहां से चले तो एक कदम आप चले, तो एक कदम जब आप चले तो क्या हो गया, दूरी हो गया। यानी जब भी आप आगे की ओर बढ़ते हैं अपनी निश्चित जो जगह है वहां पर आप जब फिक्स हैं और वहां से समय के साथ अपने स्थान को आप बदल देते हैं तो उस अवस्था में आपको क्या, गति में समझा जाता है। आप गति और विराम समझते, पहले गति और विराम समझ लीजिए। देखिए जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदल दे तो हम उस वस्तु को गति में समझते हैं, और जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान न बदले तो उस वस्तु को हम विराम में समझते हैं। जैसे पेड़, पेड़ समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता तो पेड़ क्या, विराम में है। लेकिन अगर चलती हुई ट्रेन, अगर चलती हुई ट्रेन जो है क्या, गति में, क्योंकि वो अपनी समय के साथ क्या कर रहा है, अपनी जो है स्थान को बदल दे रहा है। तो गति और विराम का अर्थ आप समझ गए होंगे, समय के साथ। यानी कि आप अभी हम यहाँ पर हैं, अगर यहां पर हम खड़ा हैं, ठीक है, चलिए अभी विराम में हम हैं, 2 मिनट बाद भी हम यहीं खड़े हैं तो हम अभी विराम में हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमको क्या समझा जाएगा, विराम में समझा जाएगा, क्योंकि हम समय 2 मिनट तो बीत गया लेकिन हम अपने स्थान को नहीं बदले, हिले भी नहीं। तो जब आप समय के साथ स्थान को नहीं बदलते हैं तो आप विराम में रहते हैं, और जब समय के साथ स्थान बदल देते हैं तो आप गति में। तो विराम और गति का अर्थ आप अच्छे ढंग से समझ, विराम और गति एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, तो दूरी क्या है, तो जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो है रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। जब कोई वस्तु कोई रास्ता को तय करता है, तय करने का अर्थ है उस रास्ता पर चलता है। ठीक है, तो रास्ता जो है उसकी, रास्ते की जो कुल लंबाई होगी, ठीक है, कि वो रास्ता कितना लंबा चला। जैसे कि मान के चलिए कि कोई यहाँ से जो है 10 फीट आगे की ओर बढ़ रहा है, तो 10 फीट आगे की बढ़ रहा है तो जहां था वहां से वो 10 फीट लंबाई चल दिया। ठीक है, तो 10 फीट क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि दूरी को हम लोग फीट में नहीं नापेंगे, ठीक है, लंबाई को हम लोग फीट में मापते हैं। तो याद रखिए किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई जो होगी वह क्या होगी, टोटल दूरी होगी। ठीक है, अब लंबाई का अर्थ भी नहीं, आप यहाँ पर समझिएगा, लंबाई का अर्थ भी नहीं समझिए कि एकदम सीधा ही चलना है। अगर आप आरे तिरछे कैसे भी आप चलते हैं, लेकिन आप अपना मूल बिंदु से जहां पर आप थे वहां से अगर आप आगे की ओर बढ़ दिए हैं, चाहे आप आरे तिरछे, सब आरे तिरछे भी चलेंगे तो आरे तिरछे जोर आएगा, सीधे चलेंगे तो सीधे जोर आएगा। सब टोटल जो आपकी लंबाई होगी ना, जो चलने का जितना भी आपको कुल लंबाई होगी, जितना आप कुल लंबाई चले हैं वो सब क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, चलिए सर दूरी का संकेत क्या है। आप जब दूरी को लिखना चाहते हैं संकेत के रूप में तो डी लिखेंगे, एस लिखेंगे, या कहीं कहीं एफ भी लिखा जाता है छोटी। ठीक है, तो डी या एस से हम इसे क्या करते हैं, सूचित करते हैं, यानी इसका संकेत होता है। सर इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो देखिए इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, क्योंकि दूरी एक प्रकार की क्या, लंबाई है। आपको अभी हम बताएं कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। उसी प्रकार से दूरी का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। क्यों होता है मीटर, क्योंकि दूरी भी एक प्रकार की क्या, लंबाई है। दूरी भी एक प्रकार की क्या, लंबाई है, याद रखिएगा। और यह राशि कौन सी है, तो यह अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि अभी आपको हम समझाएं कि अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है और सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो यह अदिश राशि है, मतलब कि दूरी में दिशा तय न होती है। अब बताइए ना, आप आरे तीर से कहीं भी चल जाइए, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी आप चल जा रहे हैं तो क्या दूरी है। अब दूरी की दिशा कोई फिक्स नहीं होता कि कौन दिशा में दूरी तय किया, नहीं, दूरी सिर्फ लंबाई को दर्शाता है कि आप कितना लंबा चले, वो दूरी है। तो दूरी अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा फिक्स नहीं होती। और याद रखिएगा
दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। कैसे धनात्मक होती है? आप अगर 1 फीट भी आगे बढ़ रहे हैं, 1 मीटर भी आगे बढ़ रहे हैं, 0.1 मीटर भी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या पॉजिटिव है, क्योंकि दूरी कभी अब कहेगा सर पीछे चलेंगे तब तो नेगेटिव हुआ। नहीं, आप पीछे भी चल रहे तो आप चलें, आप दूरी तय किए हैं, आप लंबाई तय किए हैं, तो क्या दूरी, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकता और दूरी कभी भी शून्य भी नहीं हो सकता। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि दूरी क्या ऋणात्मक हो सकती है? नहीं। दूरी क्या शून्य हो सकता है? जी नहीं। आइए, तो आप दूरी के बारे में अच्छे ढंग से समझ गए। दूरी के जस्ट अपोजिट थोड़ा सा विस्थापन है। इसे हम क्या कहते हैं? दूरी को डिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है? तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को। अब देखिए, बिना निश्चित दिशा के, यानी कोई फिक्स दिशा नहीं है, आप जैसे भी चल मन है जिस दिशा में चल जाइए, तो वह दूरी हो गया। लेकिन जब आपकी दिशा फिक्स है कि आपको उत्तर की ओर जाना है कि दक्षिण की पूरब की, पश्चिम की, ऊपर की, नीचे, जब दिशा आपकी फिक्स हो जा रही है और तब आप तय कर रहे हैं रास्ता की लंबाई, तो वह दूरी नहीं, वह विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, कैसे? थोड़ा यहां समझिए। देखिए, अगर कोई यहाँ पर वस्तु है और यह जो है ऐसे चल रहा है, ये भी दूरी है, यह जो है ऐसे चल रहा है, ये भी दूरी है, समझ में आ रहा है? यह ऐसे चल रहा है, ये भी दूरी, सब दूरी है। लेकिन देखिए, विस्थापन का अर्थ होता है कि आप निश्चित दिशा में, जैसे कि ये चल रहा है, ये क्या है? विस्थापन है, क्योंकि यह निश्चित दिशा में चल रहा है कि यह निश्चित दिशा, एक दिशा की ओर यह क्या कर रहा है? जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विस्थापन की दिशा फिक्स होती है, लेकिन दूरी की दिशा कोई फिक्स नहीं हो सकती। फिक्स भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। दूरी की दिशा फिक्स भी हो सकती है, ना भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन की एकदम निश्चित है कि दिशा फिक्स ही रहेगा, यानी दिशा तय रहेगा कि किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप एक दिशा फिक्स करके जा रहे हैं कि हम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चले, तो वह उत्तर की ओर चली गई 5 किलोमीटर दूरी आपकी विस्थापन हो सकती है और दूरी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप खाली कह रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर आगे की ओर चले हैं, तो इसका मतलब यह विस्थापन नहीं, यह सिर्फ दूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप दूरी और विस्थापन में समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए, विस्थापन का संकेत क्या होता है? इसका भी संकेत डी या एस होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो डी, ठीक है, इसका भी डिस्टेंस तो डी। याद रखिए, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसकी एसआई मात्रक, इसका भी मीटर होता है, क्योंकि विस्थापन भी क्या है? एक लंबाई है, एक दूरी ही है, बस खाली इसमें दिशा तय होती है। ठीक है, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी? मीटर में ही इसको भी मापेंगे। ठीक है, सदिश राशि, यह लेकिन याद रखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या? यह अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा फिक्स नहीं होती, और यह सदिश राशि क्योंकि इसमें दिशा फिक्स होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें दिशा फिक्स है इसलिए सदिश राशि। अब देखिए, दूरी हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिएगा, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे जाके आप समझिए, जैसे कि मान के चलिए, आपको हम यहां पर बताते हैं, जैसे कि आप यहां थे, ठीक है, आप यहां थे, क्लियर है? आप यहां थे, चलिए, अब देखिए, आप यहां से यहां गए, आप गए ऊपर की ओर गए, फिर यहां से आप ऐसे आ गए कि चलो भाई हम यहाँ जाना है हमको, अब यहाँ पहुंच गए, तो आपका दूरी मान के चलिए कि ये आपको 5 मीटर, बात समझिएगा प्रेम से, ये 5 मीटर है। ठीक है सर, ये मान के चलिए ना, ये 4 मीटर हम मान लेते हैं, ये 4 मीटर है और ये आपका 5 मीटर है। यानी आप बिंदु जो है ए यहाँ पर दे देते हैं, ए से आप बी तक गए, बी से फिर आप बिंदु सी तक आए। आप ए से चलना शुरू किए थे, ए से आप 4 मीटर बिंदु बी तक चल करके पहुंचे, बी से आप जो है नीचे की ओर आए, ठीक है ना, याद रखिएगा, आप 5 मीटर चले आप, ठीक है, आप बिंदु सी तक पहुंचे, तो आपकी दूरी क्या हो गई? तो देखिए, यहां पर आपकी दूरी जो हो गई वह 9 मीटर हो गया। दूरी आपका 5 और 4 9 मीटर, टोटल आप 9 मीटर चले, 4 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, 9 मीटर। लेकिन यही पूछा जाए कि सर विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन, तो देखिए, विस्थापन हम निकालेंगे यहां से यहां, क्योंकि आप चले भले यहां से थे यहां से यहां, लेकिन आप अंत पहुंचे कहां? विस्थापन का अर्थ होता है मूल बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सीधा दूरी, सीधा दूरी, ये ध्यान रखिएगा, सीधा दूरी आप निकालेंगे, तो यहां से यहां आप निकालिए, यहां से आप निकालेंगे, तो जब इसको त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो यह आ जाएगा 4 चौको 16, 5 रे 25, 16 में 25 में से आप जो है 16 घटा दीजिए तो 9, क्योंकि अगर इसको आप 90 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि ये भी सीधा और ये भी सीधा है, ठीक है, तो 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा, तो आप इस तरीका से अगर ले लेते हैं, तो ये 4 चौको 16, 5 रे 25, तो 25 में 16 घटाएंगे तो आपको आएगा कितना? 9। अब जब 9 आएगा तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3 मीटर, यानी ये जो 3 मीटर है ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन का अर्थ होता है कि वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा, दिशा एकदम फिक्स होना चाहिए। अब देखिए, ये दूरी सीधा भी हो गया, एकदम फिक्स भी हो गया, एकदम उस दिशा की ओर जो है
जा रहे हैं, राइट या रॉन्ग, तो ध्यान रखिएगा। तो यह क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में अंतर है, कैसे है जो आप समझ गए। तो विस्थापन आपको शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। याद रखिए, विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ध्यान रखिए। क्लियर है, चलिए ओके। तो चलिए आइए हम समझते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, तो आप दूरी और विस्थापन में आप अंतर अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे कि दूरी और विस्थापन क्या है। अब चलते हैं चाल। सर चाल क्या है, तो देखिए, चाल इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर आप जो है दूरी तय तो कर रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं दूरी तय की है, जिधर माने जिधर चल दिए दूरी, निश्चित दिशा तय कर दिए तो विस्थापन। लेकिन दिशा भी एकदम तय है या न भी तय है, लेकिन आप चल रहे हैं, लेकिन आप टाइम के अंतराल पर चले, यानी टाइम को देखते अनुसार चल रहे हैं कि आप 2 मिनट में कितना मीटर चले, 4 मिनट में कितना मीटर चले या कितना किलोमीटर चले। अगर आप ऐसे समय को आप जो है अनुपात के रूप में लेते चल रहे हैं, यानी समय के अनुसार आप जो है दूरी तय कर रहे हैं, तो वह चाल हो जाएगा। यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि जितना दूरी, जैसे कि हम कहने का अर्थ है कि आप जो है 5 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो आप 1 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय की, तो यार भाग दे दीजिए, 12×5 = 60, तो 12 किलोमीटर आप 1 मिनट में चले, तो 12 किलोमीटर प्रति मिनट आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि चाल का जो है ऐसा मात्रक जो है वो क्या किलोमीटर प्रति मीटर नहीं होगा, किलोमीटर प्रति घंटा का या मीटर प्रति सेकंड का ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चाल क्या है, तो दूरी, अब भाग दे दोगे उसको हम समय से, जितना समय में आप उस दूरी को तय किए हैं, अगर आप उसको टोटल समय से टोटल दूरी को भाग दे देंगे तो आ जाएगा टोटल चाल, आ जाएगा आपको चाल, ठीक है। चाल भी आपको जो है 2-3 प्रकार के होते हैं। औसत चाल होते हैं, आपको असमान चाल होते हैं, समान चाल होते हैं, आपको तात्क्षणिक चाल होते हैं। देखिए, समान चाल किसे कहते हैं, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं तो समान चाल हो जाएगा। जब समान समय में समान दूरी, जैसे सर अगर आप 5 मिनट में आगे 10 किलोमीटर चले, अगला भी 5 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो समान समय में समान दूरी तो समान चाल। असमान चाल, जब समान समय में असमान दूरी, ठीक है, या असमान समय में समान दूरी, जैसे आप 5 मिनट में 10 किलोमीटर चले, अगला 5 मिनट में 12 किलोमीटर चल गए, तो यह असमान दूरी है। या अभी जो है 5 मिनट में 10 किलोमीटर चले, अगला 6 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहे, तो यह असमान है। तो असमान समय में समान दूरी या समान समय में असमान दूरी, तो इसे हम क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे, ठीक है, असमान चाल हो गया। अब आइए औसत चाल, जब किसी वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत चाल कहेंगे, ठीक है। चलिए ओके, जैसे कि आप 2 मिनट में चले आप 10 किलोमीटर, अगला जो है आप 3 मिनट में चले 20 किलोमीटर, तो आप टोटल क्या 2 मिनट में 10 और 3 मिनट में 20, यानी कि टोटल आप दूरी तय कर ले 20 से 10 30 और 3 2 5, यानी 5 मिनट में आप 30 किलोमीटर, तो 5 से 30 हुआ 6, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गया, आपकी चाल आ गई, औसत चाल हो गई। या औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, यानी कि तात्क्षणिक रूप में जो चला गया जो चाल होता है उसे हम तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल को उतना प्रभावित नहीं किया जाता। मेन है समान, असमान और औसत चाल, ध्यान रखिए। चाल का संकेत स्पीड, चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में स्पीड, तो एस हो गया। चाल का ऐसा मात्र क्या होगा सर, मीटर प्रति सेकंड, एम क्या मीटर है, प्रति इसको बोलते हैं सेकंड, सेकंड कहते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड चाल का ऐसा मतलब बहुत बार पूछा जाता है, चाल का ऐसा मतलब क्या, मीटर प्रति सेकंड। आप फंस जाएंगे, छोटी छोटी चीज में बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं, ध्यान रखिए, इसलिए छोटी छोटी चीजों को आप नजरअंदाज ना करें तो बेहतर होगा। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप किसी भी पढ़ाई को छोटा ना समझें, किसी भी पढ़ाई को छोटा ना समझें। अगर आपको एबीसीडी भी पढ़ने के मिल गया उसको छोटा ना समझें, क्योंकि एबीसीडी से ही अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षर बनते हैं, आ रहा समझ में, तो आप छोटा इसे ना समझें, बेस है, फिजिक्स का बेस है, आपको इसको समझना होगा। देखिए, चाल का ऐसा मात्र क्या है, मीटर प्रति सेकंड। चाल कौन सी राशि, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा फिक्स नहीं होती कि आप पूरा पश्चिम उत्तर दिशा किस दिशा में जा रहे हैं, तो जिसमें दिशा फिक्स नहीं वो अदिश, जिसमें दिशा फिक्स होती है वो सदिश, तो यह भी अदिश राशि है। चाल का देखिए फॉर्मूला आती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी टोटल दूरी या टोटल समय से भाग दे दीजिए, निकलेगा वो चाल होगा। ये आपको मैथ में भी आपको प्रयोग करना रहता है, चाल दूरी समय, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, क्लियर है, तो आप चाल को अच्छे ढंग से समझ गए। अब आते हैं हम बेग, बेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो विस्थापन की दर को बेग कहते हैं। सर इसका अर्थ क्या होगा, अगर विस्थापन है और उसको आप समय से भाग दे देंगे तो बेग हो जाएगा। कहने का अर्थ है कोई वस्तु जो है निश्चित दिशा तुम तय कर ले और चल रहा है, समय के अंतराल पर चल रहा है, तो वह जो है कभी उसकी चाल जो है बढ़ेगी भी, कभी उसकी घटेगी भी, ठीक है। तो विस्थापन जो उसका बनेगा, विस्थापन की दर जो होगा उसको हम बेग कहेंगे, यानी जितना विस्थापन आपको होगा और उसको आप समय से भाग दे दिए, ठीक है। जैसे कहने का अर्थ है हम पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चले 10 मिनट में,
हम पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलें 10 मिनट में। तो देखिए दिशा भी तय है तो विस्थापन है, 20 किलोमीटर चलें ये दूरी भी है और समय 10 मिनट भी है। तो 20 से आप 10 यानी 10 से आप 20 में भाग दे दें, यानी 20/10 काट देंगे 2, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड जो है वो क्या है वेग, क्योंकि इसमें दिशा तय। देखिए दूरी का अपोजिट विस्थापन और चाल का अपोजिट वेग। चाल में कोई दिशा तय नहीं है, फिक्स निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन वेग में बस निश्चित दिशा है। वेग एक तरह का चाल ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा चाल में दिशा तय नहीं होती, लेकिन वेग में दिशा तय होती है। क्लियर है? तो उम्मीद है सर वेलोसिटी कहते हैं इसका संकेत सर भी, वेलोसिटी भी। एसआई मात्रक तो इसका भी मीटर प्रति सेकंड जो चाल का है वही, क्योंकि चाल ही है, वेग एक तरीका का क्या, वेग एक प्रकार का चाल ही है। बस चाल और वेग में मुख्य अंतर है कि चाल की दिशा तय नहीं होती, वेग की दिशा तय होती है मीटर प्रति, क्योंकि जब इसमें दिशा तय नहीं होगा तो चाल अदिश राशि, लेकिन इसमें दिशा तय है इसलिए सदिश राशि। वेग बराबर देखिए विस्थापन बटा समय, इसका क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी और विस्थापन क्या दोनों तो एक ही चीज है, बस फर्क है कि दूरी में दिशा फिक्स नहीं है, विस्थापन में फिक्स है। तो अगर आप इतना समझ गए ना, चाल समझ गए, चाल का अपोजिट थोड़ा समझ जाएंगे क्या कि जो चाल होता है उसमें दिशा फिक्स नहीं है और वेग में दिशा फिक्स है, तो आप चाल और वेग को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, सब चीज निकाल लेंगे। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप वेग भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं त्वरण। त्वरण को हम अंग्रेजी में एसेलेरेशन कहते हैं। त्वरण को हम क्या कहते हैं? एसेलेरेशन। हालांकि त्वरण गुरुत्वीय त्वरण भी होता है और ये सिंपल त्वरण भी है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। अगर वेग आप चल रहे हैं, जिस वेग से आप गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, यानी चल रहे हैं आप जिस स्पीड से, जिस वेग से आप चल रहे हैं, लेकिन आपका जो है समय के अनुसार उसकी स्पीड घट या बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तन, यानी चेंज हो रहा है। समय के अनुसार क्या हो रहा है? आपकी वेग परिवर्तित हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को, जैसे हम कहने का अर्थ है, अगर अभी आप गाड़ी चला रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, आगे आप बढ़ा रहे हैं, चला दिए 8 मीटर प्रति सेकंड से, फिर आगे गए तो 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी आप समय के अनुसार क्या कर आपकी परिवर्तन हो रही, किसमें? वेग में। तो वेग में समय के अनुसार परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? दर। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सॉरी, त्वरण कहते हैं, यानी इंग्लिश में एक्सेलरेशन। इसका संकेत छोटी ए होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे? जो थोड़ा आप समझिए, आपको अगर विजुअल एजा हो रहा है तो देखिए, जैसे वेग बटा समय, अगर आप जो है वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, समय का एस, तो देखिए मीटर, एक एस तो ऊपर है, ई एस नीचे है, तो ई ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा बताइए? हाँ या ना? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का संकेत क्या होता है? तो त्वरण का संकेत होता है आपको छोटी ए, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह कौन सी राशि है? तो यह सदिश राशि। सदिश राशि कैसे? क्योंकि इसमें दिशा फिक्स है। क्यों? क्योंकि वेग इसका अनुपातिक बन रहा है ना, तो वेग में तो दिशा फिक्स था, इसलिए इसमें भी दिशा फिक्स है, तो त्वरण। ठीक है, तो यह सदिश राशि। त्वरण को हम लोग व्यंजक के रूप में यानी कि सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी का जो है अंतिम वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है सर, प्रारंभिक वेग था उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका त्वरण क्या हुआ था? 20 माइनस 15, 5, और समय निकाल लीजिए। ठीक है, तो समय से भाग दे दीजिए, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। क्लियर है? चलिए, तो त्वरण का मतलब समझिए, त्वरण भी दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण, एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण जिसमें जो है धनात्मक रूप में त्वरण आती है, यानी त्वरण का मान धनात्मक में है तो धनात्मक त्वरण, और त्वरण का मान अगर ऋणात्मक में है तो ऋणात्मक त्वरण। हालांकि ऋणात्मक त्वरण को एक खास नाम से जाना जाता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है कि मंदन क्या है, तो ऋणात्मक त्वरण का ही नाम है मंदन। पूछा गया कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ये खास नाम है, इसको आपको एकदम याद रखना है। ये बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप समझिए। अब एक है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, जब वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। सिंपल सी बात है बस। ये तो गति का प्रकार है एक तरह से, वृत्तीय गति, रैखिक गति, है ना, तो दोलनी गति, आवर्त गति। गति भी 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। रैखिक गति जब वस्तुएं सीधी रेखा में चले तो रैखिक गति, जब वस्तुएं जो समांतराल पर चले तो उसे हम क्या कहेंगे? आवर्त गति, जब वस्तुएं जो आगे पीछे निश्चित बिंदु के चले तो वह दोलनी गति, लेकिन जब वृत्ताकार पथ पर चले तो वह वृत्तीय गति। जैसे सर वृत्तीय गति का उदाहरण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का गति वृत्तीय गति। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो चंद्रमा की गति वृत्तीय गति। यानी कोई एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में अगर गति करे तो वह क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। तो अब वृत्तीय गति का मतलब आप समझ गए होंगे।
तो हम उम्मीद करते हैं कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, वृत्ति गति आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर इसमें दिक्कत, अब देखिए आपको इसी प्रकार से जो है ना इस पर जो है ना मैथ पूछ दिया जाता है। जैसे आपको मैथ पूछ दिया कि बताइए एक वस्तु है, ठीक है, या कहीं एक गाड़ी है जिसका जो है वेग जो है वह 20 मीटर प्रति सेकंड है, उसका वेग क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। चलिए अब उसका जो है अंतिम वेग जो है वह 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताइए उसका जो है त्वरण क्या होगा। आप फंस जाते हैं फेर में, याद रखिएगा। तो आपको इस सूत्र को आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक वस्तु जो है वह 20 मिनट में जो है वह 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो बताइए उसका चाल क्या है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय निकाल लीजिए। आ रहा समझ में। तो हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे ढंग से इस छोटी चीजों को आप अच्छे ढंग से समझ गए, क्योंकि एकदम बेस है, ये फिजिक्स का बेस है। याद रखिएगा, आपको अच्छे ढंग से अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल साइंस की बात को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें सिर्फ साइंस की बात होगा। इस चैनल पर सिर्फ साइंस की बात होगा, फालतू नो बकवास, सिर्फ साइंस की बात। तो याद रखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप कमेंट में लिखें अगला टॉपिक क्या चाहिए। अब देखिए अगला टॉपिक हम उम्मीद करते हैं कि बल, कार, ऊर्जा और दाब, ये सब पर आपको हम बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है ना बल का SI मात्रक न्यूटन, बल का CGS मात्रक, बहुतों को नहीं पता रहता कि बल का CGS मात्रक क्या है, डाइन, ठीक है। ताप का SI मात्रक पास्कल, ठीक है, क्लियर है। कार का SI मात्रक सर जूल, ऊर्जा का भी SI मात्रक सर जूल, कैसे होता है हम समझाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद।